साथियों, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में 30 में से 30 नंबर कैसे लाए या कैसे अपनी उस कॉपी के अंदर वर्क करें कि अपना एक भी नंबर ना कटे। जब हम प्रैक्टिकल देने जाते हैं तो कुछ माइनर मिस्टेक कर देते हैं, जिसके कारण नोटबुक में काम कंप्लीट करने के बाद भी कहीं ना कहीं अपने नंबर कट जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल 2022 की। तो प्रैक्टिकल की डेट आ चुकी है और आपके विद्यालय में प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं। दो चीज़ें आपके लिए, एक तो आपके सामने ये नोटबुक है कि जो आपको कॉपी बोलते हैं, इसको आप इसमें आपको वर्क किस प्रकार से करना है जिससे आपके एक भी नंबर ना कटे। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने ये जो एक प्रैक्टिकल हम कैसे लेते हैं, कौन सा प्रैक्टिकल आएगा, किस प्रकार से करना, कौन सा प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है, इस बुकलेट में पूरा दिया हुआ होता है। तो आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, कुछ विशेष बातें बताऊंगा। अगर आपने उनको फॉलो कर लिया तो फिर आपके प्रैक्टिकल में कहीं नंबर नहीं कटने वाले हैं। सबसे पहले बात, आपको पता कि प्रैक्टिकल कोरोना के कारण पिछले 2 साल से ये पैटर्न कर दिया कि विद्यालय स्तर पर आयोजित होते हैं और अपने ही विद्यालय के जो अध्यापक होते हैं वो इस प्रैक्टिकल परीक्षा को संपन्न करवाते हैं। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर देते हैं जिसके कारण अपने नंबर कट जाते हैं। तो हमें उन गलतियों पर विशेष कर ध्यान देना है। आज की इस वीडियो में केवल यही कि हम कौन सी गलती ना करें जिससे अपने नंबर ना कटे और प्रैक्टिकल में जो 30 में से 30 नंबर है, मतलब पूरे में से पूरे हम ला सकें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपका अपना चैनल है, तो जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने जितने भी साथी हैं उन सब तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें जिससे वो अपना प्रैक्टिकल देने जाए उससे पहले एक वीडियो देख सके। स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम बात करें उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा। अपनी जो प्रैक्टिकल परीक्षा है उसकी हम बात कर रहे हैं उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा 2022। सबसे विशेष बात कि प्रैक्टिकल जो अपना होता है, समय की बात कर लेते, टाइम की बात कर ले। पहले प्रैक्टिकल के लिए अपने को 4 घंटे का टाइम मिलता था और इस बार प्रैक्टिकल के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। इसके अलावा पूर्णांक की बात करें तो जो प्रैक्टिकल होता है वो कितने अंक का होगा, आपको 30 अंक का होगा। प्रैक्टिकल के लिए जो टाइमिंग है वो 3 घंटे की होगी और प्रैक्टिकल का जो पूर्णांक है वो कितने अंक का होगा, 30 अंक का। एक विशेष बात बता दूं कि बहुत बार प्रैक्टिकल में बच्चे सोचते हैं कि 30 में से 30, लेकिन बता दूं कि प्रैक्टिकल में अगर कोई बच्चा फेल है तो वो फेल ही है, वो थ्योरी में पास होगा तो भी पास नहीं होगा। प्रैक्टिकल में पास होने के लिए 30 में से उसको कम से कम 10 नंबर चाहिए। लेकिन हम 10 की बात नहीं कर रहे, हम बात करें 30 में से 30 नंबर हम कैसे लाइए, नॉर्मल कंसेप्ट है। अब हम बात करें उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा 2022। प्रैक्टिकल का टाइमिंग 3 घंटे का रहेगा। पहले की तुलना में जब से ये NCERT बुक इस साल लागू हुई है, प्रैक्टिकल का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ईजी हुआ है। इस कारण से टाइम को 4 घंटे से घटा के 3 घंटे कर दिया गया। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अपने कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं, कितने नंबर के हैं, फिर उनमें भी नंबरों का डिवाइडेशन कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। अपना जो पहला प्रैक्टिकल होता है उसको हम बोलते हैं अनुमापन, या इंग्लिश में कहें तो टाइट्रेशन। सबसे बड़ा प्रैक्टिकल होता है और फर्स्ट प्रैक्टिकल है। और ये अनुमापन जो प्रैक्टिकल है वो 10 नंबर का होता है। अनुमापन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन कहते हैं। कितने नंबर का है, 10 नंबर का। दूसरे प्रैक्टिकल की बात करें तो नॉर्मली हम बोलते हैं लवण विश्लेषण, या सिंपल सी लैंग्वेज में लिखें तो एक ऋणायन एवं एक धनायन की पहचान करनी होती है। साल्ट का हम यहाँ एनालिसिस करते हैं। ये जो प्रैक्टिकल होता है वो होता है आपका 6 नंबर का। बिल्कुल क्लियर। तीसरे प्रैक्टिकल में नॉर्मली जो हम बात करते हैं वो होता है आपका क्रियात्मक समूह का परीक्षण। क्रियात्मक समूह का परीक्षण, ये प्रैक्टिकल आपके 4 नंबर का होता है। यदि क्लास के अंदर स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है, बैच में स्टूडेंट ज़्यादा है, तो क्रियात्मक समूह के साथ वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण भी दिया जा सकता है, या कार्बनिक या अकार्बनिक लवण का निर्माण कैसे कर सकते हैं वो भी इसमें ऐड किया जा सकता है। 4 नंबर का। इसके बाद चौथा जो प्रैक्टिकल होता है वो होता है आपका विषय वस्तु आधारित प्रयोग। विषय वस्तु आधारित
प्रयोग जो होगा आपके कितने नंबर का, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको, कितने नंबर का, 5 नंबर का। इसके बाद 5वें नंबर पर आपका रिकॉर्ड आता है, जो फाइल आपने बनाई है वो कितने नंबर की होगी, 3 नंबर की। इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मौखिक, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो वाइवा, क्या बोलते हो, वाइवा। ये कितने नंबर का है, 2 नंबर का। बेटा ये 2 नंबर का नहीं है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा इस पर डिपेंड करता है, वाइवा पर या मौखिक पर। तो पहले हम बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि इन जो अनुमापन या जो टाइट्रेशन पहला प्रैक्टिकल है उसमें क्या क्या लिखने पर अपने को 10 नंबर मिलेंगे, और कौन सी गलतियां हम स्टूडेंट के रूप में कर जाते हैं जिससे अपना 1, 2, 3 नंबर कट हो जाते हैं। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि प्रैक्टिकल अपने स्कूल में है वो किस प्रकार से होंगे, तो उसके बारे में हम बात नहीं करने वाले। हाँ, ऑनलाइन क्लास है तो हर बात बोल नहीं सकते, तो समझदार हो आप। तो पहला बात हम कर रहे हैं अनुमापन। अनुमापन कितने नंबर, टाइट्रेशन 10 नंबर का होगा। दूसरा प्रैक्टिकल लवण विश्लेषण, जिसमें एक धनायन और एक ऋणायन विशेषकर बोलते हैं अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक की पहचान, ये 6 नंबर का है। तीसरा क्रियात्मक समूह का परीक्षण 4 नंबर का। विषय वस्तु आधारित प्रयोग 5 नंबर का है। रिकॉर्ड 3 नंबर का और मौखिक 2 नंबर का। वीडियो के लास्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, अगर आपने उसको पकड़ लिया तो कन्फर्म कहीं नहीं जाने वाली 30 में से 30 नंबर। अब यही जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई है, जो बुकलेट अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हमें जारी करता है, उसका स्क्रीनशॉट है वो आपकी स्क्रीन पे आपकी स्क्रीन पर एक जो अपनी PDF है उसका मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है, उसमें बिल्कुल समझाया गया है। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल 2022 की हम बात कर रहे हैं। आपका जो टाइमिंग है वो 3 घंटे का है, और मेन जो प्रैक्टिकल होगा मैक्सिमम मार्क्स वो 30 नंबर का होगा, और उसमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 10 नंबर आपको बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल अच्छे से नज़र आ रहा होगा। और इसके अंदर जो एक्सरसाइज है वो कैसे हैं, उसमें पहली एक्सरसाइज है वॉल्यूमेट्रिक एक्सरसाइज। इसको अगर हिंदी में कन्वर्ट करें तो आयतनीय विश्लेषण जो होता है अनुमापन, वो 10 नंबर का है। दूसरा प्रैक्टिकल है एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट कंटेनिंग 1 एनाइन एंड 1 कैटाइन। तो ये आपका लवण विश्लेषण है, जिसमें एक धनायन और एक ऋणायन की हमें पहचान करनी होती है, 6 नंबर का है। इसके बाद तीसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन ए गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो अपने क्रियात्मक समूह की पहचान है। इसके अंदर 2-3 प्रैक्टिकल है, वो संख्या में निर्भर पड़ती है कि आपको कौन सा मिले, ये 4 नंबर का है। इसके बाद चौथा प्रैक्टिकल कंटेंट बेस्ड एनी वन एक्सपेरिमेंट, ये 5 नंबर का है। फिर अगला है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक है, वो 3 नंबर की, और वाइवा जिसको मौखिक बोलते हैं, ये 2 नंबर का। तो कुल मिलाकर ये कितने नंबर का प्रोसेस हुई, ये 30 नंबर की प्रोसेस है, वो आपकी स्क्रीन के सामने। अब हम डिटेल से पहले प्रैक्टिकल वाले चलते हैं। पहले प्रैक्टिकल में हमें क्या क्या करना है, किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। और सबसे पहले ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जिसे ये कॉपी जारी की जाती है अपनी, हम इसकी बात करने वाले हैं कि इनको हमें क्या बातें आपको विशेष ध्यान रखनी। सबसे पहले जब आप प्रैक्टिकल स्टार्ट करोगे तो आपके पास इस प्रकार की बुक होगी, और उस बुक में परीक्षार्थी का नाम यहीं से स्टार्ट आपका। सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट है, मैं वो लास्ट में आपकी स्क्रीन पे लगा दूंगा, वहाँ से आप इसको देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे जब आप प्रैक्टिकल करने जाओ तब गलती ना हो। सबसे पहले परीक्षा का नाम, बच्चे गलती कर बैठे, परीक्षा का नाम क्या है, उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा, उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा 2022। और चाहो तो उच्च माध्यमिक रसायन विज्ञान भी ले सकते हो कि रसायन विज्ञान की है। फिर विषय रसायन विज्ञान आपका आ गया। परीक्षार्थी का नाम आपका नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा। फिर आपके रोल नंबर आपको बता दिए गए होंगे, पहले अंकों में फिर शब्दों में, फिर लास्ट में परीक्षा का दिन व दिनांक और विद्यालय का नाम, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। और ये जो कॉलम है वो उनके लिए जिसमें एग्जामिनर आपके चेक करे। अब सबसे बड़ी बात है कि जैसे हम इस नोटबुक अपनी ये जो प्रैक्टिकल की कॉपी इसको खोलेंगे तो यहाँ से कॉपी स्टार्ट होती है। केमिस्ट्री जब आप प्रैक्टिकल कराएंगे तब आप सबसे पहले जब प्रैक्टिकल लैब के अंदर जाओगे तो आपका टीचर 6 क्वेश्चन आपको लिखाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये होगा। तो ये 6 क्वेश्चन जब आपको लिखाएगा तो ये जो क्वेश्चन नोट करने होते हैं वो यहाँ से नहीं होंगे, वो इस पेज पे होंगे। फिजिक्स में प्रैक्टिकल पैटर्न अलग है, फिजिक्स में वो स्लाइड में पट्टी के रूप में क्वेश्चन काट के इस कॉपी पर चिपका दिया जाता है, जबकि केमिस्ट्री में आपको लैब के अंदर जब आप प्रवेश करोगे तो आपको 6 क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे। उन 6 क्वेश्चन को आपको कहाँ नोट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ये जो खाली पेज है बिल्कुल वाइट पेज है, इस पर स्टार्ट करना है, यहाँ से नहीं करना। तो वो 6 के 6 क्वेश्चन आप यहाँ नोट करोगे, इसके बाद क्वेश्चन यहाँ नोट हो गए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा, अनुमापन या टाइट्रेशन को होगा।
कौन से प्रैक्टिकल आपके आएंगे और कौन से प्रैक्टिकल अपने जैसे नॉर्मली हम देते हैं, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। आज की वीडियो में तो केवल इतनी बात था कि 30 में से 30, कम बिल्कुल भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1, अब देखना आपने जैसे यहाँ 6 क्वेश्चन नोट कर लिए, तो दोबारा यहाँ क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 और उसके लिए 2 या 3 लाइनें खाली छोड़ी, उसके बाद आपका यहाँ नीचे से आंसर स्टार्ट हो जाएगा। पहली बात, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ लिखते हैं रिकॉर्ड अलग तरीके से बनता है। जब कॉपी के अंदर आप वर्क करोगे तो कंटिन्यू स्टार्ट होगा यहाँ से। जब आप लिखना स्टार्ट करोगे, यहाँ पर लिखा कंटिन्यू, बीच में कोई पेज नहीं छोड़ना, इधर करना, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कंटिन्यू क्रम वाइज आपको करना। हाँ, एक बात हो जाना नहीं है, जब आप काम करो, जैसे पहला प्रैक्टिकल आपको यहाँ समाप्त हो गया तो दूसरा प्रैक्टिकल यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, नए पेज से स्टार्ट होगा। बहुत से बच्चे होते हैं यहाँ प्रैक्टिकल खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 यहीं से डाल लेता। कॉपी काफ़ी बड़ी है, नहीं भरेगी आपसे, इसकी टेंशन नहीं कि सर कहीं कॉपी भर जाए, कम पेज है, तो भरने वाली नहीं है। तो जैसे पहला प्रैक्टिकल यहाँ समाप्त हुआ तो दूसरा प्रैक्टिकल यहाँ, दूसरा समाप्त हुआ तो तीसरा नए पेज से, चौथा नए पेज से। तो इसके तो समझ में आ गई होगी आपको प्रोसेस। अब हम बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते तो अनुमापन है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको थोड़ा सा कुछ समझ में आ जाए कि हमें ये चीज़ें पढ़नी है और हमें इस प्रकार से काम करके रहना कि अपना एक भी नंबर ना कटे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। तो ध्यान रखना कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कोरोना के कारण कभी स्कूल नहीं जा पाए होंगे या स्कूल में कभी प्रैक्टिकल अटेंड नहीं किए, तो लेकिन क्लास से आप उस अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी में आप कैसे वर्क करोगे उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से नॉलेज हो जाएगा। प्रैक्टिकल 4 ही होंगे, रिकॉर्ड और मौखिक तो अलग है, लेकिन ध्यान ना बहुत से सर मौखिक 2 नंबर की, ये 2 नंबर की नहीं, 30 नंबर इसी पे डिपेंड करते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि पहला प्रैक्टिकल अनुमापन। पहली बात तो ये समझना कि इसमें 10 नंबर का डिवाइडेशन क्या है। कभी कभार क्या है कि हम जल्दीबाजी में काम करते हो, 1-2 स्टेप भूल जाते हैं, क्योंकि 10 नंबर में वही सिद्धांत का अलग नंबर है, आणविक समीकरण का अलग नंबर, प्रेक्षण सारणी का अलग नंबर है, कैलकुलेशन या गणना का अलग नंबर है, परिणाम या जो रिजल्ट दिखते हैं उसका अलग नंबर है। तो अगर एक भी स्टेप भूल गए तो वो नंबर फिर कट हो जाएंगे, चाहे आपने कितनी अच्छी कितना साफ सुथरा काम किया हो, लेकिन फिर नंबर नहीं आने वाले। तो बात करते हैं पहले प्रैक्टिकल अनुमापन के बारे में कि अनुमापन पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। एक शब्द मैं आपको समझा रहा हूँ कि बाकी इन प्रैक्टिकलों के बारे में मैं एक नेक्स्ट अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पहले फर्स्ट प्रैक्टिकल आपका, हिंदी में हमने इसको नाम दे दिया अनुमापन, इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइटेशन। होता क्या है, किसी एक विलयन जिसकी मुझे सांद्रता पता है और दूसरा विलयन ऐसा जिसकी सांद्रता हमें ज्ञात नहीं है, तो इसको बोलते हैं ज्ञात विलयन की सहायता से अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करना अनुमापन कहलाता है। शॉर्ट में लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपके भी माइंड में हो जाएगी अनुमापन किसे कहते हैं। तो ज्ञात विलयन की सांद्रता की सहायता से अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करना अनुमापन कहलाता है। ये तो डेफिनेशन। अब 10 नंबर की हम इसके बारे में बात करते हैं। ये तो अनुमापन किसे कहते हैं हमने उसके बारे में बात की। अब देखो आपकी स्क्रीन पर एक इसी प्रैक्टिकल का पूरा रूपरेखा 10 नंबर का प्रैक्टिकल, इसमें हमें क्या क्या लिखकर आएंगे तब 10 नंबर मिलेंगे। तो लिखा वॉल्यूमेट्रिक एक्सरसाइज है और मार्किंग की डिवाइडेशन इसमें देखो आपको स्क्रीन पे साफ साफ नजर आ रही होगी, 2 2 2 3 और 1। तो सबसे पहले प्रॉपर यूज ऑफ ग्लास वेरियस, मतलब इस उपकरण में इस प्रैक्टिकल में जैसे आप टाइटेशन का प्रैक्टिकल करते हो तो इसमें ब्रेड काम में लेते हो, पिपेट काम में लेते हो, बीकर काम में लेते हो। तो इनका आप यूज कैसे करते हो, इनको आप मेज पे कैसे लिखते हो, कैसे रखते हो, इसके बारे में कितने नंबर, इसके 2 नंबर है। इसके अलावा कि इसके बाद करेक्ट ऑब्जर्वेशन टेबल इंक्लूड द नेम ऑफ सॉल्यूशन यूज एंड राइट देयर वॉल्यूम। इसमें क्या है कि इसके अंदर आप एक जो सारणी बनाते हो उसका नंबर है, इसके अलावा 2 नंबर की, और एक कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन है। तो ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम प्रैक्टिकल नंबर 1, चारों प्रैक्टिकल का प्रोसेस अलग है, तो प्रैक्टिकल नंबर 1 में सबसे पहले हम सिद्धांत लिखते हैं, सिद्धांत के बाद उसके लिखते हैं रासायनिक समीकरण, और रासायनिक समीकरण में 2 समीकरणें आएंगी, आणविक और आयनिक दोनों लिखनी है, क्योंकि इसी में लिखा 1+1, इसके 2 नंबर है। इसके बाद करेक्ट फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन है, आपने जो इसको हल करने के लिए, सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला लगाया वो बिल्कुल सही है, और जो कैलकुलेशन की है उसके आपके कितने नंबर है,
कुल मिला के 3 नंबर पे। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है रिजल्ट। अगर आपका रिजल्ट 100% सही है, या हम कह सकें कि अगर आप, क्योंकि प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो थोड़ा बहुत एरर आ जाता है, अगर आपके रिजल्ट में 1% से कम का एरर तब तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन रिजल्ट में 1% से ज़्यादा का एरर आ जाता है तो वहाँ आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इस प्रकार से मिलाकर आपके कुल कितने नंबर के, ये 10 नंबर इसमें डिवाइड होते हैं। लेकिन इसको मैं अपनी लैंग्वेज में समझाता तो इस लैंग्वेज में आपको शायद समझ में आएगा नहीं। तो हम बात करें कि जब हम अनुमापन करेंगे तो सबसे सी बात है कि नोटबुक में आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 लगाओगे, 2-3 लाइनें छोड़ दोगे और यहाँ से आंसर स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सिद्धांत। क्या लिखोगे, सिद्धांत। मैंने कहा एक बिंदु भी छूट गया है जल्दीबाजी में, कि बोलते हैं ना नकल में भी अक्ल चाहिए, वैसे बोर्ड एग्जाम में नकल होती नहीं है, आप समझते हो। तो हम बात कर रहे हैं कि सिद्धांत, तो सिद्धांत की बात करिए, एक भी बिंदु छूट गया तो वहीं नंबर कट हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, सिद्धांत। सिद्धांत आपकी स्क्रीन के सामने है, तो इस प्रकार से सिद्धांत लिखा हुआ होना चाहिए। इसके बाद नंबर 2 पर आपके ध्यान रखना कि पहला बिंदु सिद्धांत का हो गया। फिर हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण। क्या लिखना आपको, रासायनिक समीकरण। और इस रासायनिक समीकरण में आपको 2 समीकरणें लिखनी पड़ेगी, एक आणविक समीकरण और दूसरी आयनिक समीकरण। दोनों समीकरण का एक एक नंबर है, तो विशेष ध्यान रखना इस मामले में गलती ना हो। तो पहले क्या लिखोगे आप, आणविक समीकरण, दूसरा क्या लिखोगे, आयनिक समीकरण। विशेष बात, दोनों समीकरण आपकी स्क्रीन के सामने। अभी ये मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगा उसमें ये बता दूंगा कि कौन से प्रैक्टिकल में क्या लिखना है। केवल एक बार हम यहाँ प्रोसेस समझ रहे हैं। आणविक समीकरण थोड़ी सी बड़ी है, एक लाइन में आएगी नहीं, तो इसको थोड़ा सा ढंग से लिखें। ध्यान रखना कि कॉपी के अंदर काटा पिटी ना हो, नहीं तो नंबर कट जाएंगे आपके। अब बात करें आयनिक, तो आणविक और आयनिक समीकरण बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद जब हम आगे बात करें तो तीसरा बिंदु हम क्या लिखना होता है, सूचक। क्या लिखना होता है, सूचक। क्योंकि आपने सबने ये तो किया होगा प्रैक्टिकल की, टाइट्रेशन किया है, इसमें ये मिलाया, गुलाबी रंग आ गया, पिंक रंग आ गया, क्या। तो यहाँ रखना कि ये जो टाइट्रेशन वाला प्रैक्टिकल है और विशेषकर जो शुरुआत की 4 प्रैक्टिकल है, जो ये भी फिक्स है कि पहले प्रैक्टिकल के अंदर कौन से 6 प्रैक्टिकल अपने दिए हैं, उसके बारे में मैं डिटेल से आपको बता दूंगा। तो ज़्यादातर जो अपने प्रैक्टिकल शुरुआत के, उनमें सूचक के रूप में स्वयं KMnO4 होता है। क्या होता है, ये लिख सकते हो, सूचक कौन है, स्वयं KMnO4। इसके बाद एक लाइन में अंतिम बिंदु की हम बात करते हैं। अंतिम बिंदु की बात करें तो अंतिम बिंदु का हमें पता क्या चलेगा, अंतिम बिंदु इसका क्या है। तो अंतिम बिंदु में जैसे आपने उसमें सॉल्यूशन मिलाते हैं तो रंग हल्का गुलाबी आ जाता है, वही इसका अंतिम बिंदु होता है। तो अंतिम बिंदु में लिखते हैं कि विलयन का रंग हल्का गुलाबी हो जाता। बिल्कुल इसी क्रम में आपको नोट करके आना। सूचक हो गया। इसके बाद जगह नहीं तो इधर लिख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु आपकी आएगी प्रेक्षण सारणी। क्या लिखा हमने, प्रेक्षण सारणी। प्रेक्षण सारणी कैसे बनानी है, स्क्रीन पे आपके इस प्रकार से आपको प्रेक्षण सारणी बनानी है। अब एक विशेष बात क्या होता है कि बाकी तो प्रेक्षण सारणी में सेम होगा, ये सभी बच्चों की जितना मीटर अब तक हमने किया वो सेम होगा, लेकिन इसमें जो यहाँ आपको एक राउंडिंग में नज़र आ रहा होगा, राउंडिंग में जो नज़र आ रहा होगा उसको हम बोलते हैं रीडिंग। जब हम टाइट्रेशन करेंगे, विलयन मिलाएंगे तो वो रीडिंग आएगी, वो रीडिंग एग्जैक्ट होनी चाहिए। अब काफ़ी बार बच्चे क्या करते हैं, उस रीडिंग को लिखते हैं, तो ऐसे करेंगे 19.5, नहीं बाद में पता चला नहीं 19.6 लिखना था, तो बोर्ड पे तो मैंने मिटा दिया, अब नोटबुक में तो मिटने का सवाल नहीं है। तो आप क्या करोगे, ये 5 लिखी ऐसा कर दोगे। तो अब होगा क्या कि ये ओवर राइटिंग हो गई है, इतनी ओवर राइटिंग, और आपका 1 नंबर गया बेटा। फिर सोच लो कि 30 में से 30 अब नहीं आने वाले। तो ये तो विशेष बात है कि जो मैंने गोला बना के समझाया था कि ये ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। ओवर राइटिंग हुआ काम, वही मामला उलझ गया। तो विशेष जानना कि प्रेक्षण सारणी के अंदर जहाँ पर आप रीडिंग लिखते हो उसमें बिल्कुल ओवर राइटिंग नहीं होती है। और ये भी आपको स्कूल में सर ने बताया होगा डिटेल से कि जब हम इसमें 3 रीडिंग लेते हैं, 3 रीडिंग लेंगे तो पहली रीडिंग क्योंकि अनुमान नहीं होता तो उसका मान ज़्यादा होता है, दूसरी और तीसरी वाली बिल्कुल सेम होती है। सपोज करते हैं किसी की रीडिंग है, मेन रीडिंग है वो 19.5 आई है, तो उससे पहली वाली रीडिंग
तो समझ में आ गया। जैसे पहले रीडिंग मेन रीडिंग 19.5 है, तो उससे पहले वाली रीडिंग 19.6 कर दी आपने या 19.7, लेकिन दूसरी और तीसरी रीडिंग क्या होगी, सेम होगी। कैसे आती है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो प्रेडिक्शन सारणी बना दोगे, मेन रीडिंग है वो लास्ट में आप इधर लिख दोगे। जैसे मेन रीडिंग अपनी यहाँ कितनी होगी 19.5, और आपको ये स्क्रीन पे मैंने गोले के रूप में बना के समझा दिया। इतना होने के बाद, क्योंकि मैंने पहले कहा कि यहाँ पर एक भी चीज़ छूट गई है। दूसरी बात, बाई चांस आपकी कहीं गलती हो जाती है, हो सकता है कि मानवीय भूल है, तो एरर तो हो सकता है कि कहते हैं ना कि इंसान से गलती होगी नहीं तो किससे होगी, क्योंकि गलती तो केवल एक इंसान से नहीं होती, वो है ऊपर वाला। तो सीधी बात हम कहते हैं कि गलती हो जाए तो आपको एक ही काम करना कि उस पर ऐसे एक लाइन से काट दिया। अब काटने में भी आप लोग बहुत दिमाग लगाते हो, क्या करोगे, हो गया तो इसमें क्या पूरा मामला बिगड़ जाता है। तो बाई चांस गलती हो गई, कट गए, तो एक बार उस पर ऐसे लाइन खींच दो बस, और उसके साइड में लिख दो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन नहीं, आपने लीग लिखोडो करना है। तो बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद ये प्रेडिक्शन सारणी बनानी थी, वो काम कर लोगे। उसके बाद में और होता क्या है कि थोड़ा दर्द रहता है, सर आ रहे हैं, जल्दीबाजी में कर लो, तो उस समय उसमें ये गलती ज़्यादा हो जाती है। अब हम बात करें प्रेडिक्शन सारणी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गणना। विशेष बात बता दूं कि फिर से रिपीट कर रहा हूं कि प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में तो आपने क्या किया था, जैसे प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आपने बनाया होगा तो इधर सारणी बनाई, इधर गणना की थी। यहाँ इस कॉपी में कुछ नहीं करना है, कॉपी में तो वही क्रम होगा। सपोज करो आपने प्रैक्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया, आपकी सारणी यहाँ पर नहीं, तो सारणी के जस्ट नीचे आपको क्या स्टार्ट कर देनी है, सारणी के जस्ट नीचे आपकी गणना स्टार्ट हो जाएगी। कैलकुलेशन जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला लिखोगे, बिल्कुल कैलकुलेशन करोगे आराम से। और ध्यान ना, कैलकुलेशन में जैसे संख्या आती है, यहाँ पर बहुत सारी संख्या आएगी, तो उनको काटना है, काट के करना है, ऐसे नहीं डायरेक्ट आप आंसर लिख दो, कर लोगे कम। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे जल्दीबाजी में गलती कर लेते हैं, आपने क्या लिखा, परिणाम, और परिणाम में आपने आंसर लिख दिया कि सपोज करो कि इसकी सांद्रता 1.0873 इतनी आई है। लेकिन बहुत बार क्या करते हैं कि हम जल्दीबाजी में यहाँ मात्रक लगाना भूल जाते हैं, संख्या लिख दी और आप क्या लगाना भूल गए, मात्रक, तो वहाँ नंबर कट हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें होती है कि इनको विशेष इस प्रकार से आप नोट कर लोगे तो कहीं गलती नहीं। अब परिणाम लिखा, लिख दिया, रिजल्ट आपका एक्यूरेट सही है, लेकिन लास्ट में आपने उसका मात्रक लगाना बोल गए, ग्राम प्रति लीटर जो जिसमें भी हो, सवाल जिस हिसाब से पूछा गया है, अगर उसमें आपने गलती कर दी तो फिर मामला बिगड़ जाता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं कि 1 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, 3 नंबर इसके, तो ये सब मिला के 10 नंबर के होते हैं। तो एक स्टेप भी छूट गए तो नंबर चला गया। तो ये पहला प्रैक्टिकल हमने किसके बारे में बात की थी, अनुमापन। और सबसे इजी प्रैक्टिकल ये सीधा, सबसे बड़ी बात, पूरे बैच का जो आपका बैच वाइज बनेंगे, पहले बैच में होंगे, वो सब बच्चों का पहला प्रैक्टिकल सेम होगा। अंतर क्या आएगा, जो रीडिंग आएगी प्रेडिक्शन सारणी में, जो रीडिंग लिखते हैं वो अलग आएगी, और रीडिंग अलग आएगी तो रिजल्ट भी अलग आता है। बात समझ में आ गई। तो उम्मीद है कि पहला प्रैक्टिकल कैसे नोटबुक में नोट करना है वो समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 2, लवण विश्लेषण या साल्ट एनालिसिस, जिसमें अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक या धनायन या ऋणायन की हमें एक एक पहचान करनी होती है। देखना, पहले प्रैक्टिकल ज़्यादा टफ थे, अब प्रैक्टिकल को काफ़ी इजी बना दिया। देखो हम बात करते हैं इसके बाद। इसके बाद देखो अगला जो प्रैक्टिकल नंबर 2 आता है वो आपका है लवण विश्लेषण। तो इसमें समझते हैं कि इसमें क्या होगा कि आपको एक पुड़िया मिलेगी, खाने वाली नहीं बेटा, यहाँ पे कहीं आप पुड़िया का नाम लिया, आपके खाने में तानसेन नाम अगर कहीं रजनीगंधा दिमाग में बढ़ गई बात है। पुड़िया का मतलब आपको एक लवण मिलेगा, वो एक कागज़ के अंदर लपेटा हुआ होगा, उसके अंदर हमें धनायन या ऋणायन की पहचान करनी होगी, धनायन या ऋणायन की, दोनों की, एक धनायन और एक ऋणायन की पहचान करनी है। तो सबसे पहले आप ये समझते हो कि लवण होगा तो लवण में एक धनायन और एक ऋणायन होगा। तो अब यहाँ से एक चीज़ समझा दूँ कि इसमें पहले हम एक ऋणायन की पहचान करते हैं, उसके बाद एक धनायन की पहचान करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ रखना, आपने नाम सुना होगा मूलक, ऋणायन होते हैं उनको हम कहते हैं अम्लीय मूलक। क्या कहते हैं, अम्लीय मूलक। और धनायन को हम कहेंगे क्षारीय मूलक।
धनायन को क्या करते हैं, क्षारीय मूलक। अब देखो इसी पर आधारित है। पहली बात, ये प्रैक्टिकल कितने नंबर का है, 6 नंबर का। कितने नंबर का है, 6 नंबर का प्रैक्टिकल है, जिसमें 3 नंबर आपको ऋणायन की पहचान के लिए मिलेंगे और 3 नंबर धनायन की पहचान के लिए मिलेंगे। अब देखो ये भी है कि जो बच्चे कभी प्रैक्टिकल नहीं किया हुआ उनकी कन्फ्यूजन हो जाएगी सब पहले कौन सा लिखना है। तो पहले आप ये समझो कि लवण विश्लेषण में हमें एक धनायन और एक ऋणायन की पहचान करनी होती है। तो पहले ऋणायन की पहचान की जाती है, बाद में धनायन की होती है। नोटबुक में इसी क्रम से हम लिखते हैं। जो ऋणायन होता है वो आपका अम्लीय मूलक बोलते हैं और धनायन को हम क्या बोलते हैं, क्षारीय मूलक बोलते हैं। फटाफट हम इसके बारे में 2 मिनट बात कर लें तो फिर मैं इसके पॉइंट पे आता हूँ। देखो आपको आपकी स्क्रीन पे एक सारणी मिली होगी, ऋणायन है, अम्लीय मूलक है। इन अम्लीय मूलकों को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, दुर्बल अम्लीय मूलक, प्रबल अम्लीय मूलक और सामान्य मूलक। और इनकी क्रिया दुर्बल के लिए तनु H2SO4, प्रबल के लिए सांद्र H2SO4 और सामान्य के लिए अलग प्रोसेस है। तो ये इनको अलग करने का तरीका होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें धनायन या क्षारीय मूलक, तो इनको 7 समूह में डिवाइड किया आपकी स्क्रीन के सामने। 7 समूह में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और 7 को हम बोलते हैं शून्य, जिसमें अमोनियम आता है। तो इनकी मतलब बिल्कुल प्रोसेस होती है कि एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अब हम इनके अंक डिवाइडेशन की बात कर लेते हैं। किसकी, अंक डिवाइडेशन की। इसकी नंबरिंग है वो किस प्रकार से है, डिवाइडेशन इसकी किस प्रकार से दी है वो आपकी स्क्रीन के सामने है कि ये इनऑर्गेनिक साल्ट है जिसमें हमें एक एनायन और एक केटायन की पहचान करनी है और दोनों को 3-3 नंबर में डिवाइड किया और 3 नंबर को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया, डेढ़ और डेढ़। मतलब पहले क्या होता है कि जब हम प्रयोग करेंगे तो हमें आइडिया लगाना होता है कि जैसे इसमें कार्बोनेट ऋणायन हो सकता है, उसका 1.5 नंबर था। फिर हमें उसको कंफर्म करना पड़ता है। तो 2 प्रकार के टेस्ट हो जाते हैं, एक तो प्रारंभिक टेस्ट और एक हो जाता है निश्चयात्मक टेस्ट। तो दोनों लिखने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे, एक के लिए और दूसरे के लिए भी सेम प्रोसेस है। बात समझ में आ गई। इसके बाद जैसे बुक का एक पेज मैंने आपको किसी बुक है उसका पेज, इस प्रकार से आप इसको हल करते हो, हल करोगे। अब गलती क्या है, बाकी तो प्रोसेस आप अपने हिसाब से पूरा लिख लोगे। पहली बात कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो अपने माइंड में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि स्टार्ट कहाँ से करना है। प्रैक्टिकल 1 समाप्त हुआ, प्रैक्टिकल 2 नए पेज से स्टार्ट किया, ठीक है। अब नए पेज में भी बच्चों को कितना ही बता दे, वो कॉपियों में इतनी गलती करते हैं। सपोज करते हैं कि अगर सपोज करो किसी का यहाँ स्टार्ट हुआ, कि खाली पेज भी बीच में यहाँ कंप्लीट हुआ तो वो यहाँ से कर देंगे, यहाँ कंप्लीट हुआ पहला प्रैक्टिकल तो जस्ट उसके आगे वाले पेज से स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सारणी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, सारणी। अब सारणी बनेगी और उस सारणी में पहले हमें कौन सा, अम्लीय मूलक और उसके बाद क्षारीय मूलक करना पड़ेगा। पहले अम्लीय मूलक जो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि पहले अम्लीय मूलक का हमें प्रारंभिक परीक्षण करेंगे, फिर उसका निश्चयात्मक परीक्षण होगा। कंप्लीट होने के बाद एक लाइन बीच में गैप छोड़ेंगे, उसके बाद हम कौन सा मूलक, क्षारीय मूलक की बात करेंगे। क्षारीय मूलक में भी सेम प्रोसेस है, पहले प्रारंभिक परीक्षण होता है और उसके बाद उसका निश्चयात्मक परीक्षण होता है। इस प्रैक्टिकल में बच्चे गलती कहाँ करते हैं वो समझ लो। प्रैक्टिकल नंबर 2, प्रैक्टिकल नंबर 2 में गलती होने की संभावना ये होती है कि जब आप लास्ट में परिणाम लिखते हो तो या तो बच्चे परिणाम लिखना ही भूल जाते हैं, सारणी बनाई फिनिश। तो परिणाम तो प्रत्येक प्रैक्टिकल में अलग से लिखा जाएगा। अब परिणाम में क्या लिखना है वो समझ लो। दिए गए लवण में, समझना, लवण मतलब साल्ट दिया था, साल्ट का मतलब आपको एक पुड़िया में मिला था। पुड़िया यहाँ पर रजनीगंधा या तुलसी नहीं है बेटा अपनी, तो कि देखो ऐसे लिखोगे इसके, दिए गए लवण में पहले हमने किसकी पहचान की थी, ऋणायन की। तो दिए गए लवण में एक ऋणायन, दिए गए लवण में एक क्या आपका ऋणायन होगा, एक ऋणायन। अब ऋणायन में कोई ना कोई होगा। सपोज करते हैं ऋणायन के रूप में अपने क्या था, कार्बोनेट। तो मैंने लिख दिया दिए गए लवण में एक ऋणायन। अब ऋणायन क्या, कार्बोनेट। हमें कार्बोनेट का सूत्र वो लिखना है यहाँ पे। अब जल्दीबाजी में या तो आप इसका नाम लिख देते हो या इसका सूत्र लिख देते, तो कंप्लीट सही नहीं होगा तो अगले के पास ऑप्शन होता है नंबर काटने का। हम काम ही ऐसा करेंगे कॉपी में कि अगला भी सोचने में मजबूर हो जाएगा नंबर काटे कहाँ पे। तो कार्बोनेट की बात करें तो कार्बोनेट का फॉर्मूला सूत्र क्या था, CO3 तो लिख दिया दिए गए लवण में एक ऋणायन कार्बोनेट तथा जैसे एक धनायन मान लिया, धनायन के रूप में लेड हो तो तथा एक धनायन। अब धनायन में लेड है, लेड का क्या चार्ज होगा, Pb2+ आयन उपस्थित है, Pb
प्लस आयन उपस्थित है। तो रिजल्ट लिखते समय काफ़ी बार हम गलती कर देते हैं। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल नंबर 2, लवण विश्लेषण, साल्ट का विश्लेषण करते हैं धनायन और ऋणायन की बात। इसके बाद तीसरा प्रैक्टिकल होता है क्रियात्मक समूह का। इसके अंदर 3 प्रैक्टिकल हो सकते हैं। देखो नॉर्मली 90% जो आप जब प्रैक्टिकल करने जाओगे तो तीसरे प्रैक्टिकल के रूप में आपको क्रियात्मक समूह की पहचान करनी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप की पहचान करनी होती है। लेकिन अगर क्लास में संख्या ज़्यादा है तो वो भोज्य पदार्थ वसा, प्रोटीन या इनकी भी पहचान को बढ़ा देता है, प्रैक्टिकल ऐड कर देता है, या कार्बनिक तथा अकार्बनिक लवण को भी ऐड कर देगा। तो बात करते हैं उसके बारे में। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो कि थोड़ा सा आपको याद रह जाए। इसके बाद हम तीसरे प्रैक्टिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हर प्रैक्टिकल आपको नए पेज पर करना है। इसके बाद तीसरे प्रैक्टिकल में पहले हम क्रियात्मक समूह की बात कर लेते हैं। मुख्य यही पूछा जाता है। तो प्रैक्टिकल नंबर 3 क्रियात्मक समूह की पहचान। जो कार्बनिक यौगिक होता है उसमें क्रियात्मक समूह जैसे आपने पढ़ा है, एल्कोहल पढ़ा था, फिनॉल पढ़ा है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एमाइड है, एस्टर है। तो ये क्रियात्मक समूह है। तो हमें एक हो सकता है कि अगर क्रियात्मक समूह है लिक्विड फॉर्म में हो, मतलब जो कंपाउंड है लिक्विड फॉर्म में है तो वो आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर मिल जाएगा, और सॉलिड है तो पुड़िया के रूप में मिलेगा। अब हम बात करते हैं क्रियात्मक समूह की पहचान। तो देखो क्रियात्मक समूह की पहचान की बात करें तो आपकी स्क्रीन पे आपको एक आ रहा होगा कि इसकी जो नंबरों की डिवाइडेशन हम पहले उसकी समझ लेते हैं यहाँ से, कि जो नंबरिंग आपके सामने आ चुका है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन ग्रुप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन ग्रुप कितने नंबर का? 4 नंबर का। पहला आधा नंबर, देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क, क्योंकि नंबरिंग जब हम कॉपी के अंदर देते हैं, जब नोटबुक वो चेक करेंगे प्रैक्टिकल की बुक कॉपी आपकी, तो उसमें नंबरिंग ऐसे देने जैसे 4 नंबर का, तो सीधा 4 नहीं लिखते, उसको डिवाइड करते हैं 1/2 प्लस 1/2, जैसे इसके अंदर डिवाइडेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर देने होते हैं। तो कि सबसे पहले आपको उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी होती है, उसका आधा नंबर होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी का आधा नंबर कि वो ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में उसकी गंध कैसा है, उसका रंग कैसा है, वो जल में विलय है या नहीं है। दूसरा सेकंड है रिपोर्टिंग एलिफेटिक या एरोमेटिक। आपको ये बताना होता है कि वो एलिफेटिक कंपाउंड है या एरोमेटिक। तो एलिफेटिक कम धोए के साथ जलता है और एरोमेटिक ज़्यादा धोए के साथ जलता है। एक इसी के साथ कमेंट्स में ये बात भी बता जरूर कमेंट्स करना कि आपके स्कूल के अंदर केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कब है, और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे आपको एक व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहे होंगे, उन पर कॉल करके पूछ लेना। इसके बाद आगे, इसके बाद अगला नंबर है डिटेक्शन। इसके बाद अगला आधा नंबर है कि नाइट्रोजन एलिमेंट एंड इन सिस्टमैटिक रिपोर्टिंग, कि उसमें नाइट्रोजन जो तत्व है वो प्रेजेंट है या नहीं है, ये बताने के बाद आधा नंबर है। और इसके लिए हम इसका लसाने प्रयोग करते हैं, लसाने प्रयोग। इसके बाद अगला जो डेढ़ नंबर है, अगला जो डेढ़ नंबर यहाँ पर जो डिवाइडेशन किया गया है कि 3 आधा नंबर के डेढ़ नंबर का यहाँ जो डिवाइडेशन किया गया है वो उस क्रियात्मक समूह का प्रारंभिक परीक्षण और निश्चयात्मक कन्फर्म क्रियात्मक समूह हो गया है। और लास्ट का जो 1 नंबर है उसको भी आधा आधा, एक तो उस क्रियात्मक समूह का नाम और फिर आधा नंबर है उस क्रियात्मक समूह की संरचना। मैंने वही तो बात करी, बार बार हम कहते इतनी चीज़ें होती है, कहीं ना कहीं हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, वहीं पर अपना नंबर क्या हो जाता है, कट हो जाता है। तो लास्ट में हमें क्या लिखना है? क्रियात्मक समूह के नाम और उसकी संरचना। में बोर्ड पे ये चीज़ लिख देता हूँ कि उससे आपको थोड़ा सा माइंड में काम हो जाए। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि क्रियात्मक समूह की पहचान में हमें सबसे पहले आपको हेडिंग के रूप में लिखना पड़ेगा प्रारंभिक परीक्षण। क्या लिखना पड़ेगा? प्रारंभिक परीक्षण। और इस प्रारंभिक परीक्षण में हमें 4 बातें बतानी होती है। नंबर 1 उसकी अवस्था कि ठोस द्रव गैस क्या है, दूसरा उसका रंग कैसा है, तीसरा उसका गंध कैसी है, और चौथा वो जल में विलय है या नहीं है, तो विलयता। ये हो गई। इसके बाद बता दिया। इसके बाद आपकी एक सारणी बनेगी, जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। उसके बाद आपकी क्या बनेगी? सारणी बनेगी। उस सारणी के अंदर एक तो हमें क्या बताना है, एलिफेटिक या एरोमेटिक, क्योंकि आधा नंबर तो ये ले गया इसका। फिर दूसरा आधा नंबर है कि कंपाउंड है वो एलिफेटिक या
एरोमेटिक। बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत सी गाइडों से उसको उतारते, नोटबुक में आपने रिकॉर्ड में नोट किया होगा, तो बाई चांस वो पॉइंट नहीं है, आपने रिकॉर्ड में बना लिया, उसमें पॉइंट ही नहीं है ये एलिफेटिक है एरोमेटिक, तो फिर आपके नंबर चलेगी अगर आपने नोटबुक में भी वैसा कर दिया तो आधा नंबर इसका होगा कि वो एरोमेटिक है या एलिफेटिक। सीधी सी पहचान है, कंपाउंड दिया हो उसको आप जलाओ, कम धुएं के साथ जले तो एलिफेटिक और अधिक धुएं के साथ जले तो एरोमेटिक। और फिर उसके बाद उसमें तत्व का परीक्षण लिखा हुआ आपको मिलेगा। तत्व का परीक्षण, थोड़ी सी बेटा स्पीड है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसलिए जल्दी इसको फिनिश कर ले। तत्व का परीक्षण, और तत्व के परीक्षण में सीधी सी बात है कि हमें ये पता लगाना होता है कि उसमें नाइट्रोजन है या नहीं है। सीधी बात है, एमिन समूह आता है या एमाइड समूह आएगा तो नाइट्रोजन होगा, बाकी में नाइट्रोजन नहीं होगा। तो इनका कुल मिला के इन तीनों के आधा आधा नंबर करके कितना नंबर हो गया आपका? 1.5 नंबर। इसके बाद मेन आपका आएगा क्रियात्मक समूह का परीक्षण। क्रियात्मक समूह का, निश्चयात्मक या क्रियात्मक समूह का जो परीक्षण है ये 1.5 नंबर का है, बारे में डिटेल से बताना है। इसके बाद सबसे लास्ट में आप इसका क्या लिखोगे? परिणाम। तो परिणाम आपका कितना नंबर का हो जाएगा? 1 नंबर का। लेकिन परिणाम में एक तो क्रियात्मक समूह क्या करना आपको? क्रियात्मक समूह का नाम लिखना है और साथ में उसकी क्या बनानी है? संरचना। अब इसमें गलती होने से मैं एग्जाम्पल समझाऊं कि सपोज करो क्रियात्मक समूह में आपका जो क्रियात्मक समूह था तो आप क्या लिखोगे? दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल उपस्थित है। क्या करोगे? अगर रिजल्ट लिखना तो तरीका मैं बता दूं इसका, परिणाम कैसे लिखोगे? माना कि ये दिए गए कार्बनिक यौगिक में, दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह के रूप में, क्रियात्मक समूह के रूप में कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH उपस्थित है। हम क्या करेंगे? इतना लिखकर छोड़ के चले जाएंगे। हो गया, ये नाम हो गई संरचना। ये संरचना नहीं बनानी है, ये तो आपने उसको अणुसूत्र के रूप में प्रदर्शित किया। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल की स्ट्रक्चर कैसी बनती है? ऐसे बनती है COOH, ये हो गई। और इसमें भी जैसे ये आपका ऑक्सीजन है तो इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन शो करने हैं कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन शेष है? 4, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इस प्रकार से आपको उसकी स्ट्रक्चर बना के आनी है, तब जाके आपको नंबर मिलेगा, अन्यथा जरा सी भी गलती की नंबर कट हो जाएगा। तो ये तीसरा प्रैक्टिकल हो गया क्रियात्मक समूह की पहचान। चौथा प्रैक्टिकल वो सीधा है विषय वस्तु आधारित कंटेंट बेस्ड प्रैक्टिकल। इसमें नॉर्मली पहले जो प्रैक्टिकल थे, लेकिन सिलेबस हटने से कुछ प्रैक्टिकल चेंज हो गए। अब इसमें जो प्रैक्टिकल आएगा कंटेंट बेस्ड, प्रैक्टिकल नंबर 4 की हम बात करेंगे। उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो प्रैक्टिकल नंबर 3 आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको नोटबुक में कैसे करना है वो समझ गए होंगे। इसके बाद नंबर 4 प्रैक्टिकल होता है आपका विषय वस्तु आधारित। उसकी डिवाइडेड, नंबरों की डिवाइडिंग कैसे है वो आपकी स्क्रीन के सामने। इसके बाद बेटा जो प्रैक्टिकल नंबर 4 कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट है, 5 नंबर का दिया है। और इसमें साफ साफ आपको ये बात समझाइए कि जो प्रिंसिपल है, जो भी प्रैक्टिकल इसके अंदर आएगा उसका प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत का 1 नंबर है। और फिर मेथड और ऑब्जर्वेशन, उसकी विधि आपने कैसे उसको किया वो तो विधि हो गई, और उसका प्रेक्षण कैसे उसका रिजल्ट मिला वो हो जाएगा 3 नंबर का। और लास्ट में उसका रिजल्ट जो लिखना अपने को 1 नंबर का। तो विशेष रखना कि प्रिंसिपल 1 नंबर का, विधि और ऑब्जर्वेशन है, प्रेक्षण है उसका, वो कुल मिला के 3 नंबर का, और लास्ट में रिजल्ट 1 नंबर। तो कुल मिलाकर ये कितने नंबर का हो गया? 5 नंबर का। तो इसको मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ कि प्रैक्टिकल नंबर 4 आपका लास्ट प्रैक्टिकल होता है, वो है विषय वस्तु आधारित। क्या लिखा है? विषय वस्तु आधारित। इसमें देखो, इसमें भी काफ़ी अलग अलग टाइप के प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे स्टार्च का कोलाइडी विलियन बनाना, अंडे काफ़ी आते हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड उनको हटा दिया गया। विशेषकर अब जो प्रैक्टिकल आपको मिलेंगे वो चैप्टर नंबर 4 से केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड होंगे, अभिक्रिया के वेग से रिलेटेड होंगे। तो ध्यान रखना कि सबसे जो नंबरिंग सदैव इसी के अकॉर्डिंग होगी कि 1 नंबर किसका मिलेगा आपको?
सिद्धांत का, कि आपने क्या लिखा सिद्धांत। दूसरा इसकी विधि एवं प्रेक्षण, विधि एवं प्रेक्षण के कुल मिला के 3 नंबर, और लास्ट में रिजल्ट परिणाम इसका 1 नंबर। तो इस प्रोसेस अगर आप लिख कर आ जाओगे तो कहीं नंबर नहीं कटते। लेकिन होता क्या है, जल्दीबाजी में हम कहीं भूल जाते, कोई 1-2 स्टेप अपनी 19-20 हो जाती है, तो साथ वाले के देखने के चक्कर में। तो ये तो था प्रैक्टिकल मैथ्स के बारे में। अब देखो यहाँ से मैं 2 चीज़ें बता दूँ। 5वां आपका रिकॉर्ड, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर रिकॉर्ड 3 नंबर का नहीं बनाए तो 3 नंबर कम सही है। रिकॉर्ड 3 नंबर की बात नहीं है। अगर बाई चांस आपके पास रिकॉर्ड नहीं है और आप ऐसे चले गए तो टीचर की साइकोलॉजी ऐसे बनेगी, ये बच्चा तो फर्जी है। तो वहीं चाहे जो भी आए वही मानसिकता घूम गई, और एक बार मानसिकता बन गई फर्जी है तो फिर वो नंबर अपने अकॉर्डिंग देगा। अब सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण बात, वाइवा, जिसको हम क्या बोलते हैं मौखिक। होता क्या है कि प्रैक्टिकल कैसे होंगे, किस प्रकार से होते हैं, वो आप सब जानते हो। और अपना जो इफेक्ट है टीचर के सामने, जो इफेक्ट है वो कैसे बनेगा, वो इस मौखिक पर या जिसको हम वाइवा बोलते हैं इस पर निर्भर करेगा। सीधी बात है कि जब आपको वो इतना प्रैक्टिकल करवा लिया, आपकी कॉपी कंप्लीट हो गई, आपने काम कर दिया, उसके बाद वो जब आपका वाइवा लेगा तो पूरा इफेक्ट इसी पे निर्भर है। और मैं ये कहता हूँ जितनी प्रोसेस थी, अगर बाई चांस आपकी 19 में छोटी मोटी गलती भी हो गई तो मान लो वो टीचर उसको नेगलेक्ट भी कर जाएगा, वो 30 में से 30 नंबर चाहिए तो वो पूर्ण से निर्भर किस पे, वाइवा पे। क्योंकि कोई भी टीचर ये नहीं चाहेगा कि उसका कोई अच्छा स्टूडेंट हो उसके नंबर कम चल जाए। ये तो आप भी जानते हो कि सबके सब स्टूडेंट के 30 नंबर नहीं जाएंगे, किसी के 29, किसी के 28, किसी के 26 है, और किसी ने नाटक किया हो गुरुजी के साथ पूरे साल तो नंबर और भी कम जा सकते हैं। तो यहाँ पर वाइवा का जो रोल है, वाइवा का रोल ये होता है कि सीधी सी बात है कि जब टीचर आपको वाइवा लेगा तो वो प्रैक्टिकल संबंधी बातें पूछेगा, उसमें तो आप डिफ़ॉल्ट हो जाओगे कि हमें याद नहीं है, समझ में नहीं था। लेकिन वो लास्ट में आपसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा, चलिए बता क्या पढ़ के आया, क्या पढ़ के आया है अपनी केमिस्ट्री बुक में। तो सीधी बात है कि अपनी केमिस्ट्री की बुक है, उसमें वैसे 16 चैप्टर एनसीईआरटी से कुछ चैप्टर हटा दिए गए इस साल के लिए, तो कुल 11 चैप्टर है। तो 11 कम से कम अपने को 2 से 3 चैप्टर है वो इस प्रकार से याद होनी चाहिए कि उसमें हम टीचर को कह सके कि सर हम मैंने ये 2 चैप्टर याद किया है, कम से कम 2, क्योंकि एक में तो फिर बात बनती नहीं है। तो 2 चैप्टर मैं ये याद करके लाया हूँ, और इन 2 चैप्टर में से आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लो, मैं आपका जवाब दे दूँगा। तो अगर उसने फिर आपसे सवाल पूछे और आपने उन सबका आंसर दे दिया तो टीचर के माइंड में ये साइकोलॉजी बनेगी, ठीक है बच्चा चलो कैसा भी हो लेकिन पढ़ाई कर लेगा, माइंड अच्छा है और मेहनत करके अच्छे नंबर ले आएगा। लेकिन आपको वाइवा में पूछा, आपने वो एक ही चैप्टर बताया और उसी में आपने जवाब नहीं दिया, तो बिल्कुल साइकोलॉजी क्लियर हो जाएगी कि इसको कितने नंबर देने हैं। तो बिल्कुल क्लियर माइंड में बात कर लेना कि ये जो वाइवा है केवल 2 नंबर का नहीं है, वाइवा 2 नंबर का नहीं है, वाइवा से सीधा इफेक्ट आपका 30 नंबर का पड़ेगा। और अगर आपका वाइवा एकदम इफेक्टिव बहुत शानदार जाता है तो फिर ऐसे मान लो कि आपके 30 में से 30 नंबर कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन वही बात है कि वाइवा तब अच्छा जाएगा जब आपको चैप्टर अच्छी तरीके से मुँह जबानी याद हो, और उसके लिए आपको पता है एक भी चैप्टर को अगर अच्छे ढंग से याद करते हैं तो उसके लिए अपने को काफ़ी टाइम चाहिए। तो उम्मीद है ये जो छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी थी, जो कुछ मिस्टेक हम करते हैं वो हम ना करें तो अपने 30 में से 30 नंबर आ जाएंगे। इसी के बाद एक नेक्स्ट वीडियो शायद आज शाम तक कोशिश करूँगा अपलोड हो जाए, जिसमें कौन कौन से प्रैक्टिकल है वो अपने आएंगे, उनका आंसर हमें कैसे लिखना है और किस प्रकार से उनको हमें रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि पहला अनुमापन है, दूसरा लवण वाला, तीसरा क्रियात्मक समूह वाला और चौथा विषय वस्तु आधारित। तो इनमें आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल आपको मिल सकते हैं उनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आज की ये क्लास यही समाप्त। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और अपने साथियों को तक शेयर करें। क्लास यही समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।